हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल AR स्टडी क्लासेस। सो हम पढ़ रहे हैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग और प्रीवियस लेक्चर में हमने लास्ट टॉपिक कवर किया था इंटर रिलेशनशिप ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। जो हमने सारे फॉर्मूलेज पढ़े उनमें कुछ रिलेशन करके फॉर्मूलेज निकलते थे, जिसमें मैंने एक प्रूफ करा दिया था SC=WG, मतलब सैचुरेशन और वाइड रेशियो का मल्टीपल बराबर होता है किसके, वाटर कंटेंट और ग्रेविटी के। तो ये फॉर्मूला मैंने बताया था और उसको डिराइव करके भी बताया था। ठीक, चलो अभी 3-4 फॉर्मूलेज और हैं, इनको भी हम सीख लेते हैं। ठीक, समझ में आया था कि नहीं लेक्चर, आप लोग को जरूर बताइएगा। ठीक, चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो सेकेंड रिलेशन हम देखेंगे। अब हम इसमें गामा बल्क निकालते हैं। ठीक, तो इसमें रिलेशन आता है आपका पहला तो गामा बल्क, दूसरा आ जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, फिर वाइड रेशियो, फिर इसमें सैचुरेशन, फिर यूनिट वेट। ठीक, अभी मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। तो गामा बल्क, इसे हम क्या बोलते हैं, बल्क यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट। ठीक जी, हमारा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है और हमारा ई क्या होता है, वाइड रेशियो, एंड एस हमारा होता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डायरेक्ट में सैचुरेशन लिख दे रहा हूँ। ठीक, और डब्ल्यू क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ वाटर। ठीक, यूनिट वेट ऑफ वाटर। ठीक, तो हम ये फॉर्मूला प्रूफ करने वाले क्या, गामा बल्क इक्वल टू G प्लस SE इंटू गामा W अपॉन 1 प्लस E। तो हम यही फॉर्मूला प्रूफ करने वाले हैं। अगर आपको डायरेक्ट याद रखना है तो डायरेक्ट याद कर लो, लेकिन आपका डेरिवेशन भी आता है तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक, चलो तो अब हम डेराइव करते हैं इसको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गामा बल्क का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। हमें मतलब ये फॉर्मूला हम निकालेंगे इन सब में रिलेशन करके। ठीक, अब हम जा रहे हैं प्रूफ करने कैसे ये फॉर्मूला आया। देखो, हमें मालूम है गामा बल्क इक्वल टू क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम। लिखवाया था ना यूनिट, आपका बल्क यूनिट वेट इक्वल टू क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम लिखवाया था, पीछे लिखवाया मैंने। ठीक, चलो तो इसको कुछ इस तरह मैं तोड़ दूं। हम टोटल वेट को ऐसे लिख सकते हैं, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड, लिख सकते हैं ना। ठीक, चलो हमें पता है, फेज डायग्राम से मैंने लिखा है, सबको पता है। ठीक, ऐसे मैं इस टोटल वॉल्यूम को क्या ऐसे लिख दूँ, वॉल्यूम ऑफ वाइड प्लस में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इस तरह इसको तोड़ दिया। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं आता, नहीं ना। चलो अब यहाँ मैं रिलेशन लिखते जाऊँ, जो जो चेंजेस करूंगा। देखो, ई इक्वल टू हमें मालूम है वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक, तो क्या इसे कुछ इस तरह लिख दे, ई इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइड, ऐसे लिख सकता हूँ। तो बस आपको ये चेंज आकर यहाँ रख देना, वॉल्यूम ऑफ वाइड के स्थान पे ये रख दो। तो यहाँ पर कुछ ऐसा आ जाएगा, W/WS अपॉन इसके स्थान पे रख दो E इंटू VS प्लस VS। ठीक, किसी को दिक्कत यहाँ तक। ठीक, चलो जैसे जैसे स्टेप बता रहा हूँ ध्यान दे जाओ। अब यहाँ देखो, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कॉमन हो जाएगा, तो कुछ ऐसे वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई, इसे कॉमन ले लो तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कॉमन आ गया, E+1, कुछ इस तरह आ गया। ठीक, अब आपको इनको चेंज करना है, वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड, इनको चेंज करना है। ठीक, तो आपको मैंने फार्मूलाज बताया था, अब जो जो चेंज करते जा रहा हूँ इधर बगल में मैं लिख रहा हूँ। ठीक, अब मैंने आपको फार्मूला बताया था क्या, यूनिट वेट ऑफ वाटर का क्या होता है, वेट ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये फॉर्मूला होता है। तो मुझे क्या चाहिए, वेट ऑफ वाटर के स्थान पे कुछ मैं ये लिख दूंगा तो चलेगा क्या, इसको इधर भेज दो, गामा W इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर, कुछ ये लिख दूंगा। ठीक, किसी दिक्कत है, बस इसको यहाँ पुट कर दो। ऐसे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को मैं यूनिट वेट ऑफ सॉलिड निकालूं तो क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड, सॉरी वाटर लिख रहा हूँ, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये सॉलिड का यूनिट वेट का फॉर्मूला होता है। तो क्या इसको इधर भेज दूं तो वेट ऑफ सॉलिड मिल जाएगा। देखो, गामा S इंटू VS इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड, ये होता है, लिख सकता हूँ। लेकिन इसे फर्दर और चेंज किया जाता है, जैसे मुझे मालूम है स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू क्या होता है, गामा S बाई गामा W। तो इसे इधर भेजोगे तो G इंटू गामा W हो जाता है, जिसे गामा S बराबर, तो गामा S के स्थान पे ये रख दो, तो मतलब इसे G इंटू गामा W इंटू VS इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड, कुछ इस तरह इसे चेंज करके लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ आपको वेट ऑफ सॉलिड मिला है, वेट ऑफ वाटर, बस इन दोनों का यहाँ रख दो। ठीक, जैसे जैसे बताऊँ वैसे वैसे करते जाना, आपका आ जाएगा। अभी देखो, यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस इसके स्थान पे क्या रखना है, G इंटू गामा W इंटू में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू
ई प्लस वन, या वन प्लस ई लिख दो जैसा हमारा वहाँ अरेंजमेंट लिखा हूँ, ठीक, कोई उससे थोड़ी दिक्कत है। अब क्या करो, ऊपर और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से डिवाइड कर दो। तो यहाँ करोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ कॉमन ले लो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से, तो यहाँ करोगे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू गामा डब्लू प्लस में जी इंटू गामा डब्लू, और नीचे करोगे तो नीचे का हट जाएगा, बचेगा इतना। ठीक, समझ में आया ना कैसे क्या किया, यहाँ पर डिवाइड किया तो इसके साथ, और यहाँ किया तो ये हट गया, और यहाँ पर नीचे ये वाली वैल्यू हट गई, कुछ इस तरह हो गया। ठीक, चलो अब देखो, आपको पता है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इसको अभी नहीं, ऐसे नहीं, इसमें क्या कर दे, अगर मैं क्या कर दूं, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में इंटू कर दूं वॉल्यूम ऑफ वाइड और वॉल्यूम ऑफ वाइड, ऐसे मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो अभी देखो यहाँ से फॉर्मूला निकल के चला जाता है। क्या आपको पता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइड, ये क्या फॉर्मूला होता है, डिग्री, अभी पूरा लिख दो पहले तब करूँ। देखो इसे गामा डब्लू प्लस जी इंटू गामा डब्लू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। अब यहाँ पता है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वाइड, देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वाइड इक्वल टू एस होता है, पता है ना, डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है। और ऐसे वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू ई होता है, मतलब वाइड रेशियो। तो यहाँ ये चेंज हो जाएगा, एस इंटू ई लिख सकते हैं इसको, एस इंटू ई इंटू गामा डब्लू प्लस में जी इंटू गामा डब्लू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। ठीक, कुछ इस तरह ये चेंज हो जाएगा। ठीक, चलो अब यहाँ देखो, यहाँ भी गामा डब्लू कॉमन है, यहाँ भी गामा डब्लू कॉमन है, तो कुछ इसे ऐसे लिख दो, जी प्लस एस ई इंटू में गामा डब्लू अपान में 1 प्लस ई। तो आ गया ना गामा बल्क इक्वल टू क्या, जी प्लस एस ई इंटू में गामा डब्लू डिवाइडेड बाई 1 प्लस। तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसे निकल के आता है। आपको डेरिवेशन याद रखना है तो डेरिवेशन ध्यान रखना, नहीं फॉर्मूला ही डायरेक्ट ध्यान रखना, लेकिन फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक, चलो अब थर्ड रिलेशन देखते हैं। थर्ड आपका बहुत छोटा सा है कि गामा ड्राई और जी, अब नाम लिख देना, ये ड्राई यूनिट वेट स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये वाइड रेशियो, और ऐसे यूनिट वेट ऑफ वाटर, इनमें हम देख रहे हैं। ठीक, अब यहाँ मुझे गामा ड्राई चाहिए। अब ये बहुत ईजी हो गया, क्यों, अब देखो हमें ये ऊपर फॉर्मूला मालूम है ना, यही कि जी प्लस एस ई इंटू गामा डब्ल्यू अपान 1 प्लस ई। अगर यहाँ मैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन को 0 कर दूं, अब 0 कब होता है, एस की वैल्यू 0 कब होती है, जब आपका फुली ड्राई कंडीशन होता है, याद है ना, फुली ड्राई कंडीशन होता है, फुली ड्राई कंडीशन ये होता है, तभी तो होता है। तो मतलब यहाँ मैं गामा बल्क बराबर गामा डी लिख सकता हूँ, अगर मुझे ये कंडीशन करना है, मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन कब 0 होगी, जब पूरी एकदम ड्राई सिचुएशन, मतलब गामा डी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ऐसे लिख दो, बस यही फॉर्मूला, गामा डी इक्वल टू, यहाँ एस बराबर 0 रखोगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब डायरेक्ट बचेगा जी इंटू गामा डब्ल्यू अपान 1 प्लस ई। समझ में आया कैसे किया, यहाँ एस को स्थान पे रखोगे ये 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ जी इंटू गामा डब्ल्यू और अपान में 1 प्लस ई। ठीक, बस ये आपका निकल गया गामा डी का फॉर्मूला। गामा डी इक्वल टू क्या है, ड्राई यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट। ठीक, चलो तो ये एकदम सिंपल था। अब ऐसे इसी फॉर्मूले से आप सैचुरेटेड भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखो अब अगर आपको सैचुरेटेड कंडीशन कब होती है, जब आपकी फुली मतलब सैचुरेशन की वैल्यू 1 हो जाती है पूरी तरह से, तब उसे बोलते हैं सैचुरेटेड कंडीशन, मतलब इसे बोल देते हो सैचुरेटेड कंडीशन, बोल देते हो ना। तो यहाँ हम गामा बल्क बराबर गामा सेट लिख सकते हैं, अगर एस बराबर 1 हो जाएगा, लिख सकते हैं ना। तो मतलब हमने पढ़ा गामा बल्क इक्वल टू क्या, जी प्लस एस ई इंटू गामा डब्ल्यू अपान में 1 प्लस ई, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ अगर एस की वैल्यू में 1 कर दूं तो हमारा गामा बल्क गामा साइड के बराबर हो जाएगा, मतलब गामा साइड बराबर यहाँ 1 रख दो तो ये फॉर्मूला हो जाएगा जी प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू अपान 1 प्लस ई। ये आपका किसका हो गया, सैचुरेटेड यूनिट वेट का। ठीक, चलो एकदम इजी था, किसी को दिक्कत यहाँ तक। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कैसा फॉर्मूला था, ये चौथा लिख दो क्या। अब हम निकाल सकते हैं गामा सबमर्ज। ये कौन सा रिलेशन, ऐसे लिख सकते गामा सबमर्ज जी ई और गामा डब्ल्यू। तो यहाँ से हम गामा सबमर्ज निकालेंगे। ठीक, तो गामा सबमर्ज का मैंने फॉर्मूला लिखा था क्या, गामा सबमर्ज इक्वल टू गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू। ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था पीछे कि अगर आपको सबमर्ज यूनिट वेट चाहिए तो सैचुरेटेड में से गामा डब्ल्यू घटा देना। अब यहाँ आपको सैचुरेटेड का मालूम है, उसी में से गामा डब्ल्यू घटा दो, लिख दो। सैचुरेटेड का क्या फॉर्मूला है, जी प्लस ई इंटू में गामा डब्ल्यू अपान में 1 प्लस ई, इसमें से क्या घटाना है आपको,
गामा डब्लू को। बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आपका हो गया पूरा सोल्यूशन। ठीक, चलो तो इसे कैसे कर सकते हो, इसको इधर भेज दो, तो यहाँ जी प्लस ई इंटू में गामा डब्लू, और ये क्या हो जाएगा माइनस का गामा डब्लू ब्रैकेट में 1 प्लस ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। ठीक, चलो अब इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व कर लो। कैसे, इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा जी गामा डब्लू, प्लस में ई में करोगे तो ई गामा डब्लू। ठीक, सेम इसका करो तो यहाँ से ये तो गामा डब्लू हो गया, और यहाँ से ये ई माइनस गामा डब्लू हो गया। ठीक, डिवाइडेड बाई क्या 1 प्लस ई हो गया। अब यहाँ जो कट रहा है इसको काट दो, तो ये इससे कट जाएगा, बचा कितना, सिर्फ ये इतना इक्वेशन बचा, क्या जी गामा डब्लू माइनस का गामा डब्लू डिवाइडेड बाई 1 प्लस इतना आपका बचा। अब यहाँ से देखो गामा डब्लू कॉमन हो रहा है तो ले लो, तो यहाँ से बचेगा जी माइनस 1 इंटू गामा डब्लू अपान 1 प्लस ई। ये आपका फॉर्मूला निकल जाता है गामा सम्मा का। ठीक, अच्छा ये सारे जितने फॉर्मूले मैं प्रूफ करा रहा हूँ सब आपके जुबान पे होना चाहिए, पूरा चार्ट बना के लिख लेना। ठीक, प्रूफ भी कितना सिंपल है, किसी को टफ लग रहा है अभी तक। ठीक, तो ऐसे सब याद कर लेना। ठीक, अब पांचवा पढ़ते हैं, एक छोटा सा है कि गामा ड्राई और आपका वाटर कंटेंट और गामा बल्क, ये आपका बहुत बार यूज होगा, न्यूमेरिकल जब लगाएंगे तब इस फार्मूले का महत्व समझेंगे। ठीक, तो इसमें क्या रिलेशन में गामा डी और वाटर कंटेंट और गामा बल्क में, इन तीनों में से रिलेशन करके फार्मूला आता है। ठीक, तो हमें पता है गामा डी इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ ड्राई सैंपल डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यूम, लिखवाया था ना, ये होता है। तो यहाँ पर आप कुछ इसको चेंज कर सकते हैं, कैसे इसको, अच्छा वेट ऑफ ड्राई को मैंने बोला था वेट ऑफ सॉलिड भी लिख सकते हो, लिखवाया था ना ऐसे, डब्ल्यू डी इक्वल टू डब्ल्यू एस भी लिखवाया था, तो यहाँ कुछ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, चलो तो हमने एक फॉर्मूला बताया था जब मैंने वाटर कंटेंट पढ़ाया था कि मैंने वेट ऑफ सॉलिड अगर निकालनी हो तो टोटल वेट को 1 प्लस वाटर कंटेंट से डिवाइड कर दोगे, तो मैं ऐसे लिखवाया था, प्रूफ भी करवाया था, लिख सकते हैं ना। तो बस यहाँ जो वेट ऑफ सॉलिड है बस इसको ले जाकर यहाँ रख दो, तो इसको यहाँ रखोगे तो कुछ ऐसा फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब इसके स्थान पे रखोगे तो W बाई 1 प्लस स्मॉल w ब्रैकेट में ये हो जाएगा ना। ठीक, तो यहाँ वेट बाई वॉल्यूम हमारा क्या होता है, गामा बल्क, तो ये गामा बल्क डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट, तो ये आपका फिफ्थ फॉर्मूला आ जाता है गामा डी। ठीक, तो अब से ये भी ध्यान रखना कि गामा डी इक्वल टू क्या होता है, गामा बल्क डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट। ठीक, चलो तो यहाँ से हमने पांचवा फॉर्मूला निकाल लिया। अब छठवा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा बड़ा डेरिवेशन है तो इसे और अच्छे से ध्यान दीजिएगा, इसमें भी हम गामा ड्राई ही निकालेंगे। छठवा हमारा क्या, गामा ड्राई ही निकालेंगे, वो भी किसके बीच में, वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, गामा डब्लू और एन मतलब परसेंटेज ऑफ एयर वाइड, इन सारे में से रिलेशन करके निकलता है। इसी वक्त मैं फॉर्मूला बता दूं यहाँ, अभी मैं प्रूफ करा दूंगा लास्ट में। ठीक, तो गामा डी इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस एन जी गामा डब्लू अपान में 1 प्लस डब्लू जी। ठीक, तो ये आपका फॉर्मूला होता है, 1 माइनस एन जी गामा डब्लू अपान में 1 प्लस डब्लू जी। ठीक, ये आपका फॉर्मूला होता है। चलो तो इसको प्रूफ करते हैं। तो आपको पता है कि टोटल वॉल्यूम इक्वल टू हमारा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये तीनों चीजें मिलकर आपका टोटल वॉल्यूम बनाती है ना। ठीक, चलो तो अब इनको क्या करते हैं हम, ऊपर कह रहा हूँ, नीचे तीनों में टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, ऐसे यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ठीक, तो डिवाइड करोगे, देखो ये तो बन जाएगा 1, और ये आपको पता है वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, ये क्या होता है, परसेंटेज एयर वाइड्स, तो यहाँ पर NA लिख दें। ठीक, चलो तो यहाँ से बचा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, इसको इधर भेज दो, तो यहाँ से बचा 1 माइनस NA इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना। चलो अब देखो इस वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को चेंज करते हैं, कैसे, आपको पता है गामा डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ वाटर टू दी वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये होता है। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ वाटर को कैसे लिख सकते हैं, इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर, तो कुछ इस तरह हम क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर को लिख देंगे। ठीक, ऐसे हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को भी चेंज करेंगे, कैसे, हमें पता है कि यूनिट वेट ऑफ सॉलिड इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये होता है। तो इसको इधर भेजो,
इसको इधर भेजोगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई गामा एस। लेकिन इसे और चेंज करते हैं, कैसे, जी इक्वल टू होता है गामा एस बाई गामा डब्लू, तो इसको इधर भेजोगे तो जी इंटू गामा डब्लू बराबर गामा एस, मतलब गामा एस के स्थान पे ये रख देना, क्या, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई जी इंटू गामा डब्लू करना। ठीक, तो यहाँ से हमें दो फॉर्मूले मिले, क्या, एक ये, इन दोनों को पुट कर दो यहाँ इस स्थान पे, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के स्थान पे ये रख दो और वॉल्यूम ऑफ वाटर के स्थान पे ये रखो। ठीक, चलो, तो यहाँ से क्या आ गया, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई गामा डब्लू इंटू में ये वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक, रखोगे वही आ जाएगा, प्लस में सेम ऐसे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को रखोगे तो वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई ये जी इंटू गामा डब्लू इंटू टोटल वॉल्यूम, ये इस तरह हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत, बस फॉर्मूलेस पुट करते ही जा रहा हूँ, कोई कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पर क्या करते हैं, इस वेट ऑफ वाटर को हम चेंज करेंगे, कैसे, हमें पता है वाटर कंटेंट इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड, ये होता है ना। तो यहाँ वाटर कंटेंट के स्थान पे इसको इधर भेज दो, यहाँ पर ऐसे वेट ऑफ सॉलिड इंटू वाटर कंटेंट इक्वल टू वेट ऑफ वाटर, कुछ ऐसे लिख सकते हैं ना। तो बस ये रख दो, यहाँ पर इसे क्या कर दोगे, वेट ऑफ सॉलिड इंटू में वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाई गामा डब्लू इंटू में टोटल वॉल्यूम, प्लस में यहाँ पर वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई जी इंटू गामा डब्लू इंटू वी, कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखो, ये वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, यहाँ भी वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम है ना। तो इसको आपने पता होगा कि गामा डी इक्वल टू बोला जाता है वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, पढ़ा ना हमने। बस यहाँ पर रख दो, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम करोगे तो इसे गामा डी लिख सकते हैं, इंटू में वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाई गामा डब्लू, और ये बचा इधर भी गामा डी इंटू जी गामा डब्लू। यहाँ तक किसी को दिक्कत? ठीक, चलो अब देखो, यहाँ से गामा डी गामा डब्लू, गामा डी गामा डब्लू कॉमन हो जाएगा, तो ले लो कॉमन, गामा डी डिवाइडेड बाई गामा डब्लू, और यहाँ से बचा वाटर कंटेंट प्लस यहाँ 1 बाई जी बचेगा। ठीक, चलो, तो यहाँ से आपका इतना फॉर्मूला हो जाए 1 माइनस एन ए गामा डी बाई गामा डब्लू, डब्लू 1 माइनस जी। अब इसको सॉल्व कर लो, बस आपका खत्म, 1 माइनस एन ए इक्वल टू गामा डी इंटू गामा डब्लू, और ये हो जाएगा डब्लू जी प्लस में आपका 1 डिवाइडेड बाई जी। ठीक, अब आपको यही सिर्फ गामा डी चाहिए, इसको रोको, इसको इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एन ए और ये जी गामा डब्लू, और ये नीचे चला जाएगा अपान में 1 प्लस डब्लू जी। ठीक, ये आपका आ गया गामा डी का फॉर्मूला। ठीक, किसी को दिक्कत? बस एक बार प्रोसीजर क्या क्या करते जा रहे हैं यही आपके दिमाग में हो गया तो समझो पूरा ध्यान आ गया। ठीक, तो इस तरह कुछ आपको फॉर्मूले सारे ध्यान रखने हैं, जितने मैंने फॉर्मूले स्टार मार्क कराए हैं सब याद होने चाहिए। मेन जो हमने लास्ट में प्रूव करके दिखाया ये आपको याद है तो बहुत है। ठीक, आपका डेरिवेशन कभी कभी पूछ लेता है, बस आप एक बार कर लीजिएगा, आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक, चलो, अब आपका फॉर्मूला सेशन खत्म होता है। अब आपका अगला टॉपिक स्टार्ट होगा, इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। ये पूरा चैप्टर है, अब यहाँ पर बस ऐसे ही टॉपिक लिख दिया, लेकिन ये बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक, इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, ये आपका 2 से 3 लेक्चर जाएगा, इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। ठीक, अब देखो, इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल क्या होता है, इसके अंतर्गत हम जो भी सॉइल आप यूज करें उनकी हम पहचान करते हैं और डिफाइन करते हैं, वही आपका इंडेक्स प्रॉपर्टीज कहलाता है। ठीक, तो आप ऐसे हेडिंग डाल के लिख सकते हैं, इंडेक्स प्रॉपर्टीज। अब ये क्या होता है, देखो ऐसे लिख दो, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल which are used to define and identify of the soil and identify of the soils। ठीक, चलो, तो मतलब ये इंडेक्स प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये ऐसी सॉइल की प्रॉपर्टी होती है जिनकी सहायता से हम सॉइल का कौन सा गुण है, कैसा है, वो सब हम डिफाइन करते हैं। जैसे एग्जांपल में आप लिख सकते हो, एग्जांपल कि जैसे आपका उसका वाटर कंटेंट कितना है, वाटर कंटेंट
आपका उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, अभी इन सबको निकालने पूरा एकदम टेस्ट है, ये सब हमें पढ़ना है। आपका इसमें यूनिट वेट कितना है सॉइल की, ये सब हम चीज़ें देखेंगे किसके अंतर्गत, इंडेक्स प्रॉपर्टीज के अंतर्गत। ठीक, चलो तो पहला टर्म आया वाटर कंटेंट। अब ये वाटर कंटेंट क्या होता है, मैंने पीछे भी कई बार डिस्कस किया, तो यहाँ बस एक छोटा सा हेडिंग लिख लो, अभी सारा टेस्ट है तो वहाँ हम देख लेंगे। ठीक, चलो तो वाटर कंटेंट क्या होता है, मतलब आपके सॉइल में कितना वेटनेस है, कितना वो गीला है, ये डिफाइन करना ही वाटर कंटेंट कहलाता है। ठीक, तो बस आप ऐसे पॉइंट में लिख लो, द वाटर कंटेंट ऑफ ए सॉइल इज द क्वांटिटेटिव measure of the wetness of a soil mass। ठीक, सॉयल मास, हम एक सॉइल में देख रहे कितना वो भीगा हुआ है, ये वेटनेस। ठीक, WET लिख दो, वेटनेस, कितना वो गीला है, कितने उसमें मॉइस्चर है, वही हमारा कहलाता है वाटर कंटेंट। ठीक, चलो अब हेडिंग डालो, आपकी सॉइल में कितनी प्रकार का मतलब वाटर कंटेंट पाया जाता है, तो यहाँ हेडिंग डालो टाइप ऑफ सॉइल वाटर। ठीक, अभी हम सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, तो यहाँ एक चार्ट के थ्रू में बता दूं पहले कितना प्रकार का होता है। देखो पहले तो ये दो प्रकार से बटे होते हैं, एक होता है आपका पोर वाटर जो पोर्स में उसके होते हैं, सेकंड होता है एब्जॉर्ब वाटर या बोला जाता है सरफेस वाटर जो उसके ऊपरी भाग में होता है, उसे बोला जाता है सरफेस वाटर या बोल दो एब्जॉर्ब वाटर। ठीक, तो कौन सा बोला, पहला मैंने बोला पोर वाटर, सेकंड मैंने बोला एब्जॉर्ब या बोल दो सरफेस वाटर। ठीक, अब इनके अंतर्गत दो प्रकार होता है, कौन सा, एक आपका आता है ग्रेविटेशनल वाटर और एक आपका होता है कैपिलरी वाटर। ठीक, ग्रेविटेशनल वाटर या इसे फ्री वाटर भी बोला जाता है, फ्री वाटर जो मतलब फ्रीली आपका अवेलेबल होता है, फ्री वाटर। ठीक, और सेकंड आपका आता है कैपिलरी वाटर। ठीक, ऐसे इसमें दो प्रकार का होता है, कौन का, एक पहला हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोला जाता है, एक फिल्म वाटर बोला जाता है। क्या, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ऐसे आपका सेकंड आता है फिल्म वाटर। ठीक, अब एक एक करके हेडिंग करके सबको पढ़ते हैं, तो पहला यहाँ पढ़ो ग्रेविटेशनल वाटर क्या, ग्रेविटेशनल वाटर। ठीक, अब ये क्या होता है, आपके जो सॉइल है वो पार्टिकल हो जो बड़े बड़े पोर्स में मौजूद है, उससे बोला जाता है ग्रेविटेशनल वाटर। ठीक, तो यहाँ पर पहली हेडिंग डालो, पहला पॉइंट लिख दो कि दिस इज द वाटर प्रेजेंट इन मैक्रोपोर्स, मैक्रो मतलब बड़े बड़े, ठीक, मैक्रोपोर्स ऑफ द सॉइल मास। ठीक, सॉइल मास, तो ये बड़े बड़े पोर्स में जो प्रेजेंट होते हैं उन्हें बोला जाता है ग्रेविटेशनल वाटर। ठीक, और ये हमारा जो होता है इतनी अच्छी से उसमें सॉइल के साथ बॉन्डेड नहीं होता है। ठीक, मतलब कहने का मतलब कि ये ऐसे बड़े बड़े पोर्स में, ऐसे बड़े बड़े पोर्स में रहता है, ऐसे बड़े बड़े पोर्स है तो इनमें ऐसे प्रेजेंट रहेगा, इनमें ऐसे बीचों बीच, तो इतनी अच्छे तरह से इस पर बॉन्डेड नहीं होता है। अगर इस पर कोई ज़्यादा वेट अप्लाई करोगे तो ये इजीली वहां से फ्लो कर जाता है। ठीक, लेकिन इस पे कोई ना कैपिलरी फोर्स ना सरफेस टेंशन ये सभी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो सेकंड ये भी लिख लो एक पॉइंट, क्या कि इट इज लूजली बाउंडेड वाटर। ठीक, ये लूजली बाउंडेड वाटर होता है एंड इट इज नॉट अफेक्टेड बाई किससे, कैपिलरी फोर्सेस या आपका सरफेस टेंशन लगे, सरफेस टेंशन। तो इन सभी से कोई इफेक्ट नहीं है, केवल क्या इफेक्ट पड़ता है कि उसका कोई खुद का वेट या फोर्स लगे तब वो। ठीक, एंड ओनली फोर्स ड्यू टू
ड्यू टू इट्स ओन वेट इज अप्लाइड, तब ये अफेक्ट होगा। ठीक, चलो ये समझ में आया ना ग्रेविटेशनल वाटर क्या होता है। और ये प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं होता, बहुत कम अवेलेबल होता है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ग्रेविटेशनल वाटर और कैपिलरी वाटर में प्लांट्स के लिए कौन सा वाटर अवेलेबल होता है, तो आपका कैपिलरी वाटर होता है। ग्रेविटेशनल वाटर बहुत मिनिमम क्वांटिटी में, एकदम नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, उतना नहीं अवेलेबल होता है। ठीक, सेकंड लिखो कैपिलरी वाटर। अब ये हमारे होते हैं एकदम माइक्रो पोर्स, मतलब छोटे छोटे पोर्स में मौजूद होते हैं। सेकंड क्या, कैपिलरी वाटर, कैपिलरी वाटर। ठीक, तो ऐसे लिख दो, बस छोटा सा पॉइंट लिख दो कि ये हमारे किस में, माइक्रो पोर्स में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक, आप पूरा डिटेल में लिख लेना, प्रेजेंट इन माइक्रो पोर्स, माइक्रो पोर्स, PORES। ठीक, तो ये हमारे माइक्रो पोर्स में प्रेजेंट होते हैं। पूरी हेडिंग आप लिख लेना अच्छे से। ठीक, और ये हमारा जो होता है आपका, ये अगर कैपिलरी फोर्स या सरफेस टेंशन आता है तो इन सभी से अफेक्ट करता है। ठीक, तो ऐसे लिख देना पार्टिकल्स, चलो तो यहाँ लिखो पार्टिकल्स आर अफेक्टेड बाय कैपिलरी फोर्सेस। ठीक, बस इतना लो, ये हमारे कैपिलरी फोर्सेस के द्वारा अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक, आपने सुना होगा ऐसे, अगर छोटे छोटे पोर्स में ऐसे भरे हुए हैं पानी, काफी छोटे छोटा मान लो है पोर्स, तो इसमें ऐसे कैपिलरी रिएक्शन से द्वारा सुना होगा ऐसे ऊपर पानी बढ़ते जाता है। ठीक, तो यही इसके द्वारा ये अफेक्ट कर सकता है कैपिलरी फोर्सेस के द्वारा। ठीक, चलो अब यहाँ पर एक दो नोट पॉइंट लिखो। ये आपके कभी कभी ऐसे टीचर्स पूछ लेंगे कि बताओ कि सभी अगर सबमर्ज सॉइल है, मतलब एकदम डूबी हुई सॉइल है, तो वो क्या सैचुरेटेड सॉइल होती है, और क्या सभी सैचुरेटेड सॉइल सबमर्ज सॉइल होती है। ऐसे आप अगर आगे जब पढ़ेंगे तो वैसे पूछा जाता है। तो एक पॉइंट लिखा रहा हूँ यही कि ऑल दी, ये आप ध्यान रखा, अभी मैं समझा रहा हूँ, ऑल दी सबमर्ज सॉइल आर सैचुरेटेड सॉइल and all the saturated soil are not submerged soil। अब यहाँ एक पहली आप सबको लग रहा होगा, अभी समझ में आ जाएगा। देखो क्या लिखा है, ऑल दी सबमर्ज्ड सॉइल आर सैचुरेटेड सॉइल, मतलब जितनी भी सबमर्ज मतलब एकदम ऐसे पानी में डूबी हुई सॉइल है तो वो आपका सैचुरेटेड है, लेकिन सभी सैचुरेटेड सॉइल सबमर्ज नहीं होती। ठीक, समझ में आया ना, मतलब सैचुरेटेड आपका थोड़ा मोड़ा है तब भी सैचुरेटेड बोल सकते हैं, लेकिन उसे हम सबमर्ज नहीं कर सकते। सबमर्ज मतलब एकदम ऐसे पानी में समझो डूबी हुई कंडीशन में है, तब उसे बोला जाता है। ठीक, चलो अब एक पॉइंट देखो कि अगर आपका ग्राउंड वाटर है या ग्रेविटेशनल वाटर प्रेजेंट है तो वहां पर आपका कैपिलरी वाटर कभी नहीं प्रेजेंट होता है। तो ये भी नोट पॉइंट पे लिख दो कि इफ ग्राउंड वाटर या आप बोल सकते हैं ग्रेविटी वाटर इज प्रेजेंट देन कैपिलरी वाटर विल नॉट बी प्रेजेंट। ठीक, तब वहां पर हमारा कैपिलरी वाटर नहीं प्रेजेंट रहेगा, अगर आपका ग्रेविटी वाटर या ग्राउंड वाटर वहां पर प्रेजेंट है तब। ठीक, समझ में आया ना ये सब पॉइंट। अब एक लिखो आपका स्ट्रक्चरल वाटर, आपका ये अगर अफेक्ट हो गया तो समझो आपकी प्रॉपर्टी ही खराब हो गई सॉइल की। चलो हेडिंग डालो स्ट्रक्चरल वाटर। अब ये क्या होता है, ये हमारा जो वाटर होता है केमिकली बाउंडेड होता है सॉइल के साथ, और ये हमारा यही जो सॉइल होता है वो सॉइल का जैसा स्ट्रक्चर बनेगा यही डिफाइन करता है कि कैसा आपका उसका स्ट्रक्चर का बिहेवियर रहने वाला है। ठीक, अगर किसी केस में ये डैमेज हो गया तो समझो वो आपका सॉइल ही खराब हो जाएगा। तो अभी हम जब निकालना सीखेंगे ना तो वहां पर इतना मतलब वाटर कंटेंट टेम्परेचर लेके चलते हैं कि उसका स्ट्रक्चर वाटर डैमेज ना हो। ठीक, अभी हम आगे पढ़ेंगे तो इस टर्म का जिक्र करेंगे। ठीक, चलो तो लिखो कि दिस इज द वाटर विच इज केमिकली बाउंडेड किसके साथ, केमिकली बाउंडेड विद द सॉइल।
ठीक, विद द सॉइल। ये हमारा क्या सिग्निफाई करता है? इट signifies the structure behavior of soil, structure behavior of soil solids। ठीक, आपका स्ट्रक्चर बिहेवियर कैसा रहेगा ये आपका स्ट्रक्चर वाटर ही बताता है। ठीक, और ये भी ध्यान रखिए किसी भी केस में ये हमारा डैमेज नहीं होना चाहिए। तो इन नो केस दिस वाटर शुड बी रिमूव्ड। ठीक, अगर रिमूव कर दोगे तो क्या होगा? एज इट विल अफेक्ट the crystalline structure of soil। ठीक, अगर ये डैमेज हुआ तो आपका जैसा स्ट्रक्चर है वो आपका अफेक्ट करने लगेगा। ठीक, तो वहां पर आपका स्ट्रक्चर वाटर डैमेज नहीं होना चाहिए। ठीक, चलो अब सेकंड पार्ट हमारा था एब्जॉर्ब्ड वाटर। इसमें दो हमने देखा था, एक हाइग्रोस्कोपिक वाटर, सेकंड हमने देखा था फिल्म वाटर। ठीक, पहला क्या लिखा था मैंने? हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ठीक, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। अब देखो ये कौन सा वाटर होता है? तो ये आपका जो पार्टिकल मौजूद है, सॉइल के पार्टिकल एटमॉस्फेयर में, और उस एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है, उन दोनों में अट्रैक्शन की वजह से जो आपका मॉइस्चर आता है सॉइल में, वही हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोला जाता है। ठीक, उसके सरफेस में। ठीक, तो यहाँ लिखो इट इज द वाटर, ऐसे लिखो, इट इज द सरफेस वाटर ऑन द सॉइल सॉलिड formed by force of attraction किसमें? between the soil solid and atmospheric moisture। ठीक, इन दोनों में से जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है दोनों में, उसकी वजह से जो आपका वाटर आता है सरफेस पे, वो आपका कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ठीक, कुछ ऐसे देखो, ये आपका सॉइल सॉलिड है, इस पे आपका मॉइस्चर की वजह से ऐसे देखा होगा ऊपर ऐसे एक पानी की लेयर हल्की आ जाती है। ठीक, यही आपका कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ठीक, ये एक पतली सी आपकी लेयर होती है यहाँ ऐसे सॉइल के अराउंड, और ये लेकिन इतनी बहुत मतलब स्ट्रांगली बाउंडेड होती है आसपास। ठीक, तो ये भी लिख दीजिए, इट इज अ thin layer of water which is strongly bounded। ठीक, तो ये आपका ऐसा होता है। अब इसको अगर आप ग्राउंड वाटर से कंपेयर करेंगे तो इसकी डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग तो लो होता है, ये सभी हाई होता है। ठीक, क्या मैंने बोला? डेंसिटी हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ये सब इसका हाई होता है कंपेयर टू ग्राउंड वाटर। तो ऐसे लिख दो, इट इज हाई से इट ना, इन कंपेरिजन ऑफ ग्राउंड वाटर, GW से लिख दो, इन कंपेरिजन टू ग्राउंड वाटर इट्स density and melting point is high, लेकिन इसका फ्रीजिंग पॉइंट लो होता है, एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज लो, ठीक, चलो ये आपका हो गया हाइग्रोस्कोपिक वाटर। अब सेकंड आपका पड़ा था इसमें फिल्म वाटर। ठीक, फिल्म वाटर। अब ये क्या होता है? इसी हाइग्रोस्कोपिक वाटर के अराउंड एक और ऊपर उसी की पतली से लेयर बन जाती है, तो वही आपका फिल्म वाटर कहलाता है। जैसे हमने पढ़ा, ये आपका सॉइल का सॉलिड है, इसके ऊपर आपका पानी का लेयर बना जिसे हमने हाइग्रोस्कोपिक वाटर बना।
अब इसी के ऊपर एक पतली सी और वाटर की लेयर आ जाती है और ये इतनी स्ट्रांगली नहीं बॉन्डेड होती। ठीक, तो ये आपका ऐसे उसके ऊपर आ गया, ये आपका हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहलाता था, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। लेकिन इसके ऊपर जो आया इसे बोला जाता है फिल्म वाटर। ठीक, फिल्म वाटर। ठीक, कुछ ऐसा। तो ऐसे लिख लो, पॉइंट लिख लो यहाँ। इट इज अ थिन लेयर ऑफ, इट इज अ थिन लेयर ऑफ वाटर, किसके अबव द हाइग्रोस्कोपिक वाटर, अबव द हाइग्रोस्कोपिक लेयर ऑफ वाटर। ठीक, और ये इतनी मतलब मजबूती से नहीं बाउंडेड होती ऊपर। ठीक, तो यहाँ ये भी लिख दो, इट इज नॉट डेंसली बाउंडेड। ठीक, चलो, आपने जैसे देखा होगा घास के ऊपर ऐसे बूंदे सुबह सुबह रहती है, वो आपका फिल्म वाटर का एग्जाम्पल है। आप लिखना चाहे तो लिख लेना। ठीक, चलो, यहाँ से हमने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ वाटर कौन कौन से होते हैं। अब निकालना सीखते हैं वाटर कंटेंट आप कैसे निकालेंगे, उन सबका मेथड। आज 2-3 टेस्ट पढ़ लेते हैं, कल हम और पढ़ेंगे उसका वाटर कंटेंट, फिर हमें स्पेसिफिक डेरिवेटिव भी पढ़नी है। अभी बहुत सारा इसमें टॉपिक है। ठीक, तो आज पढ़ते हैं वाटर कंटेंट कैसे निकालना है, वाटर कंटेंट। ठीक, अब इसके बहुत सारे मेथड है, जैसे ओवन ड्राई हो गया, तो बहुत सारे टेस्ट है, एक एक करके लिखो। पहला क्या मैंने बोला, ओवन ड्राई हो गया, ओवन ड्राई मेथड, ओवन ड्राई मेथड। आप सब लोग ये प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक, ओवन ड्राइंग मेथड, सैंड बाथ मेथड, सैंड बाथ मेथड। यहाँ मैं इस तरह बता दूंगा, आप तो वहाँ टेस्ट करने जाएंगे। ठीक, थर्ड आपका होता है अल्कोहल मेथड, अल्कोहल मेथड। ठीक, फोर्थ आपका होता है पिक्नोमीटर मेथड, पिक्नोमीटर मेथड। फिफ्थ आपका आ जाता है कैल्शियम कार्बाइड मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड, कार्बाइड मेथड। ठीक, छठा आपका आ जाता है और रेडिएशन मेथड, रेडिएशन मेथड। ठीक, एक आध और आएगा तो अभी हम देख लेंगे। ठीक, चलो, तो पहला पढ़ते हैं क्या, ओवन ड्राइंग मेथड। अब ओवन ड्राइंग मेथड एकदम सिंपल है। आपने ओवन मशीन देखा है, ओवन मशीन को जरूर देखा होगा, आप लोग इतने ईयर में आ गए। ओवन ड्राई मेथड, इसको पढ़ते हैं। ठीक, चलो, तो देखो, अब ओवन में आपने जरूर ओवन नाम नहीं सुना हो तो मैं बता दूं, ओवन ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, आप लोग अभी गूगल कर लेना अगर ना मालूम है तो। ओवन एक ऐसा मशीन होता है जिसमें हम मतलब जो भी चीज़ रखते हैं तो वो उससे मॉइस्चर निकल जाता है, काफ़ी हीट उसके अंतर्गत निकलती है। ठीक, तो ओवन एक ओवन ड्राई मशीन होती है, आप लोग देख लेना। ठीक, गूगल कर लेना। देखो, अब क्या करना है, इसमें पूरा पहले टेस्ट का प्रोसीजर बता रहा हूँ। आपको एक कंटेनर लेना है और उसमें अपना सॉइल सैंपल फिल कर देना। पहले तो कंटेनर लेके कंटेनर का मास आप ले लेना। ये आपने कंटेनर ले लिया, कंटेनर, और इसका वेट कर लेना। ये M1 आप मास ले लेना, जितना भी आपका है M1 के। ठीक, उसके बाद क्या करना है, इसमें आपने सैंपल भरना है, सैंपल को पूरा फिल कर देना। ठीक, ऐसे पूरा भर देना जो जिसका आपको वाटर कंटेंट निकालना है। अब हम वाटर कंटेंट निकालना सीख रहे हैं। ठीक, अब तक किसी को बात मालूम ही ना हो, तो यहाँ आपको सैंपल भर देना है जिसका वाटर कंटेंट निकालना है। उसके बाद इसका आपको वेट कर लेना है। ठीक, तो यहाँ पर वेट किसका करना है, कंटेनर प्लस में आपका सॉइल जो आपने भरा उसका वेट, ये आपका M2 मास का हो जाएगा। ठीक, इसका वेट कर देना है। उसके बाद आपको ओवन ड्राई मशीन में इसको ले जाना है और आपको रख देना है। आपका अलग अलग टाइप की सॉइल के लिए अलग अलग टेम्परेचर होता है। मेनली आप 105 से 110 डिग्री रखते हैं, वो भी किसके लिए, आपका इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए। ठीक, किसका 105 से लेकर 110। अभी हम बहुत प्रकार के सॉइल के बारे में लिख देंगे पॉइंट, तो वहाँ मेनली अगर आपका इनऑर्गेनिक है तो 105 से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक आपको इसको गर्म करने के लिए 24 घंटे के लिए रख दिया जाता है। ठीक, उसके बाद क्या होगा, इसमें से मॉइस्चर सारा निकल जाएगा। आपका सिर्फ क्या बचेगा, सॉइल सैंपल, ऐसे सिर्फ सॉइल बचेगा। ठीक, जितना मॉइस्चर था वो सारा बाहर निकल गया। ये आपको वेट कर लेना है, ये आपका M3 वेट हो जाएगा। ठीक, अब आपने फॉर्मूला पढ़ा है क्या, वाटर कंटेंट का फॉर्मूला पढ़ा है, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड।
ये आपने पढ़ा है। तो आपको वाटर कंटेंट निकालना है, निकाल सकते हैं कि नहीं? कैसे निकालना है? तो पहले आपको वेट ऑफ वाटर चाहिए। तो कैसे निकाल सकते हो वेट ऑफ वाटर? अगर मैं क्या कर दूं, इस M2 में से, सॉरी ये M3 है, अगर मैं इस M2 में से, मतलब जहाँ एक कंटेनर और सॉयल है प्लस इसमें पानी है, इसमें में से M2 में से M3 को घटा दूं तो क्या मिलेगा? ये हटा के इसमें से इसमें घटाओगे तो सिर्फ जो पानी रहेगा वही तो हटा। ध्यान दो ऐसे, इसमें क्या चीज, तीन चीजें थी, एक कंटेनर है, एक सॉइल सॉलिड है, एक वाटर है। अब इसमें क्या है, एक कंटेनर है और एक सॉइल सॉलिड, सिर्फ वाटर को आपने निकाल दिया। तो यहाँ टोटल में से ये घटाओगे तो सिर्फ वाटर कंटेंट तो बचेगा। ठीक, तो यहाँ से हमने वेट ऑफ वाटर को निकाल लिया ना। अब आपको चाहिए वेट ऑफ सॉलिड, मतलब कितना सॉलिड है वो निकालना है। तो इसमें क्या करना है, आपको M3 में से, इस M3 में से M1 को घटा दो। मतलब आप इसमें से कंटेनर को हटा दें, मतलब ये टोटल M3 में से क्या था, कंटेनर है और आपका सॉलिड का वेट, ये दो चीज है। तो इन दोनों में से आप कंटेनर को हटा दें, निकाल दें, तो सिर्फ क्या बचेगा, आपका सॉलिड। तो यही किया ना कि M3 में दोनों चीजें थी, उसमें से एक घटा दिया, आपका सिर्फ सॉलिड बचा। तो कुछ इस तरह आप निकाल लेंगे वाटर कंटेंट, मल्टीप्लाई कर देना 100 से। ठीक, चलो तो आप लोग ये फॉर्मूला यूज कर लेना। ठीक, समझ में आया ना? पूरा टेस्ट अच्छे से आया? चलो, अगर नहीं आया होगा बताइएगा। अब देखो कुछ पॉइंट लिखते हैं। आपका ओवन ड्राइंग मेथड सबसे एक्यूरेट मेथड माना जाता है आपको वाटर कंटेंट अगर निकालना है। ठीक, तो पहला पॉइंट यही लिख दो कि इट इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन। ठीक, सबसे आपका एक्यूरेट मेथड ही माना जाता है। अब मैंने बोला था कि अलग अलग सॉइल के लिए अलग अलग टेम्परेचर रखना है। जैसे अगर आपका इनऑर्गेनिक है तो 105 से लेकर 110 डिग्री तक रखना है। ठीक, तो पहले ये लिख लो, टेम्परेचर ऑफ इनऑर्गेनिक सॉइल्स, इसका कितना रखना है, 105 से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस, इतना ही रखना है। इससे ज्यादा नहीं आपको बढ़ाना है। अगर इससे ज्यादा आप बढ़ा देंगे तो वहां पर स्ट्रक्चरल जो हमने वाटर बोला था वो हमारा लॉस होने लगता है। ठीक, तो ऐसे लिख दो, इन नो केस टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन 110 डिग्री सेल्सियस, अदरवाइज structural water loss will be observed। ठीक, will be observed। ठीक, तो किसी केस में आपका 110 डिग्री से सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कब? जब आपका इनऑर्गेनिक सॉइल है तब। ठीक, लेकिन यही ऑर्गेनिक सॉइल है तो उसके लिए 60 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। ठीक, टेम्परेचर फॉर ऑर्गेनिक सॉइल, ठीक, कितना होना चाहिए, लेस देन 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक, इसके लिए। अब इससे ज्यादा अगर आप करेंगे तो वो उसका ऑक्सीडेशन होने लगेगा। ठीक, तो आप ये चाहे लिख सकते हैं, बिकॉज ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर अकर, ऑर्गेनिक मैटर विल आकर। ठीक, आपको इससे ज्यादा नहीं बढ़ाना है। लेकिन अगर आपके सॉइल में जिप्सम की मात्रा भी है तो वहां पर टेम्परेचर हमें 80 डिग्री सेल्सियस से कम रखना होता है। ठीक, चलो आप ऐसे लिख दो, इफ सॉइल कंटेन सम अमाउंट ऑफ क्या, जिप्सम। ठीक, तब वहां पर देन टेम्परेचर कितना रखना है, टेम्परेचर हमारा लेस देन 80 डिग्री सेल्सियस रखना है, 80 डिग्री सेल्सियस रखना है। अगर इससे ज्यादा रखोगे तो उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, मतलब वही स्ट्रक्चर वाटर डैमेज होने लगता है, तो वो लिख देना। ठीक, चल अब यहाँ आपके मन में विचार आ रहा होगा कि हम ओवन ड्राई में कितना देर रखेंगे, ये भी मतलब सबके लिए 24 घंटा नहीं। अगर आपका सैंड एंड ग्रेवल है, यहाँ ऐसे हेडिंग डाल ऐसे यहाँ लिख दो। ठीक, सॉइल लिख देना, और यहाँ सैंड एंड अगर ग्रेवल है तो उसके लिए 4 से 6 घंटा हम रखते हैं ओवन ड्राई में। ठीक, वहीं अगर आपका सिल्ट एंड क्ले है
तो वहाँ पर आपको 24 आवर के लिए रखना होता है। ठीक, कितना 24 आवर के लिए। ठीक, अब यहाँ आपने नोटिस किया होगा कि अगर फाइन ग्रेन सॉइल है तो उसके लिए हम ज़्यादा रख लें, लेकिन कोर्स है तो कम रख रहे हैं। ठीक, ये देखो सैंड एंड ग्रेवल कोर्स में आती है, सिल्ट एंड क्ले किस में, फाइन में आ जाती है। ठीक, तो फाइन के लिए आपको मेनली 24 आवर रखना होता है, लेकिन आपका कोर्स है तो 4 से 6 घंटा रखना। ठीक, चलो अब इसके लिए मतलब कितना क्वांटिटी आपको मटेरियल लेना है, इसके लिए भी IS कोड द्वारा दिया गया है, तो वो आप मत पढ़िएगा, इतना बस लिख दीजिएगा बहुत है। ठीक, अभी उसको पढ़ाऊंगा, फालतू का है, आप में एग्जाम में उतना नहीं डिटेल पूछता। ठीक, चलो तो यहाँ से हमने सीख लिया ओवन ड्राई से आप कैसे वाटर कंटेंट निकालोगे। सेकंड पढ़ते हैं सैंड बाथ मेथड। सैंड बाथ मेथड ये भी सेम वही है कि हम यहाँ भी हीट को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद वाटर कंटेंट निकाल लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, देखो ऐसे आप सैंड, आपने सुना होगा कि आपका रेत जो होता है उसमें जल्दी क्या होता है, गर्म होता है ना, ऐसे सुना होगा। तो यही हम क्या करते हैं, एक ऐसे कंटेनर लेते हैं, नीचे आप फ्लेम जला देंगे, फ्लेम इसमें लगा देंगे, ये फ्लेम हो गया, इससे आपका रेत गर्म हो जाएगा। रेत गर्म होगा, आपको रेत में यहाँ पर सैंपल को ले जाके रख देना, जो जिसका वाटर कंटेंट निकालना है, तो यहाँ से वाटर इवापरेट कर जाएगा। सिंपल यही प्रोसीजर करके फॉर्मूला निकाल लेना, तो आप वाटर कंटेंट ऐसे निकाल लेंगे। ठीक, तो ये हमारा जो होता है ये सैंड बाथ मेथड, इसे फील्ड मेथड में हम करते हैं, इसे लैब में थोड़ी करेंगे। अब लैब में थोड़ी ये सब भट्टी उट्टी लेकर गर्म करेंगे, तो ये हमारा फील्ड मेथड होता है। और स्टेप्स जो है सिमिलर हमारे ओवन ड्राई की तरह होता है, लेकिन ये हमारा होता है इनएक्यूरेट माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, एक बार ये गर्म हो गया तो काफी देर तक गर्म रहेगा। ठीक, और ये हमारा मेथड जो होता है ऑर्गेनिक सॉइल के लिए नहीं सुटेबल होता। ठीक, तो कितने मेथड बताए, पहला बताया कि ये हमारा क्या फील्ड मेथड है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये हमारा फील्ड मेथड है। सेकंड मैंने बोला कि स्टेप जो होगा सिमिलर होगा हमारा ओवन ड्राई की तरह, तो लिख लेना स्टेप जो है सिमिलर टू ओवन ड्राई। ठीक, और ये हमारा इनएक्यूरेट माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ऐसे लिख दो, इट इज एन इनएक्यूरेट मेथड। क्यों? बिकॉज हम इसमें टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, एज टेम्परेचर इज नॉट कंट्रोल्ड। ठीक, तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। एक पॉइंट और है, लिख दो यहीं। चौथा क्या, ये हमारा ऑर्गेनिक सॉइल के लिए सुटेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो हमारा टेम्परेचर कंट्रोल ही नहीं होगा, तो वहां पर वो आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होने लगेगा। ठीक, और ये जिप्सम के लिए भी नहीं होता, दोनों के लिए। ठीक, क्योंकि जिप्सम के लिए भी 80 डिग्री सेल्सियस ही है, तो लिख लो इट इज नॉट सुटेबल फॉर किसके लिए, आपका ऑर्गेनिक एंड सॉइल कंटेनिंग जिप्सम। ठीक, तो ऐसे सॉइल के लिए सुटेबल नहीं होता। ठीक, चलो समझ में आया ना सैंड बाथ मेथड। अब बढ़ते हैं थर्ड हमारा टेस्ट, अल्कोहल मेथड। थर्ड कौन सा है, अल्कोहल मेथड। अब ये भी वही मेथड है, सिमिलर टू ओवन ड्राई, बस इसमें क्या करते हैं, आप जो भी सॉइल लेंगे उसमें अल्कोहल आप मिला कर देंगे। इससे क्या होता है कि उसकी जो ज्वलनशीलता, मतलब आपकी जैसे इवापरेट करने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। आप सुने होंगे ना कि अल्कोहल में आग पकड़ता है, तो इससे क्या होता है, जब उसमें अल्कोहल मिला देंगे तो वो जल्दी इवापरेट होगा उसका पानी। तो ये भी इनएक्यूरेट माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें भी हम टेम्परेचर नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये भी हमारा ऑर्गेनिक सॉइल के लिए सुटेबल नहीं होता है। ठीक, तो चलो यही लिख दो कि इसमें अल्कोहल को हम मिथाइलेटेड स्पिरिट भी बोलते हैं, तो ये भी लिख लो, इन दिस मेथड क्या हम यूज करते हैं, मिथाइलेटेड स्पिरिट इज यूज्ड विथ सॉइल। ठीक, सॉइल के साथ हम क्या मिथाइलेटेड स्पिरिट का यूज करते हैं। ठीक, इससे क्या होता है, हमारे रेट ऑफ ड्राइंग कैपेसिटी, मतलब कैपेसिटी बोलो, ड्राइंग करने की जो क्षमता है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक, तो यही लिख लो, द स्पिरिट विल इंक्रीज द
यहाँ स्पीड मतलब वही द मिथाइलेटेड स्पीड ऐसे लिख लेना, द मिथाइलेटेड स्पेस विल इंक्रीज दी, क्या इंक्रीज कर दे रहा है, रेट ऑफ ड्राइंग ऑफ सॉइल। ठीक, सॉइल की जो आपकी ड्राई करने की क्षमता है वो बढ़ा देता है। ठीक, जिससे क्या हो जाता है, इग्निशियस जो ज्वलनशीलता क्षमता है वो बढ़ जाती है। ठीक, इग्निशियन कैपेसिटी आपकी बढ़ जाती है, आप लिख लेना और अच्छे से। और ये भी हमारा एक्यूरेट मेथड नहीं माना जाता क्योंकि इसमें भी हम टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक, तो ऐसे शॉर्ट में लिख सकता हूँ इनएक्यूरेट, आप लिख लेना पूरा इनएक्यूरेट, क्यों, टेम्परेचर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, टेम्परेचर नॉट कंट्रोल, आप पूरा लिख लेना लाइन नॉट कंट्रोल। ठीक, और ये भी हमारा ऑर्गेनिक और जिप्सम कंटेनिंग अगर सॉइल है तो उसके लिए नहीं सूटेबल होता है। ठीक, तो ऐसे लिख नॉट सूटेबल फॉर किसके लिए, ऑर्गेनिक एंड जिप्सम कंटेनिंग सॉइल, जिप्सम कंटेनिंग सॉइल इन सब के लिए सूटेबल नहीं होता है। ठीक, चलो तो आज इतना ही रहने दें, लेक्चर काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, 50 मिनट हो गए हैं। अभी इससे ज़्यादा पढ़ाऊंगा तो यूट्यूब पे ज़्यादा देर पढ़ाने से सब लोग उतना ज़्यादा भी समझ लेंगे। ठीक, चलो तो सेकंड में हम पढ़ेंगे अब इसके बाद चौथा टेस्ट, पिक्नोमीटर टेस्ट, पिक्नोमीटर मेथड, इसके द्वारा हम वाटर कंटेंट निकालेंगे। अभी आपका बहुत बटा है। ठीक, अभी पिक्नोमीटर पढ़ना है, कैल्शियम कार्बोनाइड, रेडिएशन मेथड, ये सारा हम देखेंगे। एक आपका वेट बैलेंसिंग मेथड आता है वो भी हम देखेंगे। ठीक, चलो तो कल के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इसको, पिक्नोमीटर मेथड का। आपका पहली यूनिट देखो बहुत ब्रॉड है, सिर्फ टॉपिक लिख दिया है कि इंडेक्स प्रॉपर्टीज में इतना सारा टेस्ट भी है, कोई भी पूछ लेता है। ठीक, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।